गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माय ज्ञान संस्कार अकेडमी से कक्षा 6 में ग्रुप पर जुड़े हुए समस्त विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो क्लास में आप सभी विद्यार्थियों को मैंने जो सेकंड लेसन स्टार्ट किया था पदार्थों का पृथक्करण, जिसमें मैंने आपको पदार्थ उसका वर्गीकरण और अणु परमाणु और इसके बाद पदार्थों की अवस्था और रासायनिक अवस्था के आधार पर उनका वर्गीकरण वही उनकी परिभाषाएं समझाई थी। अब आज इस पदार्थ से रिलेटेड जो पदार्थों का पृथक्करण की बात है, उसका उद्देश्य पहला था मिश्रण है, मिश्रण के प्रकार, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी चर्चा मैं आपसे वीडियो क्लास में कर चुका था, लेकिन पुनः एक बार फिर मैं आपको इस पर चर्चा करूँगा और इसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं और किस प्रकार से इनको अवयवों को अलग किया जाता है, अवयवों को अलग करने से लाभ क्या है और कैसे कैसे इन पदार्थों को एक दूसरे से पृथक करके इनका जीवन में उपयोग किया जाता है। आइए इस लेसन की ओर आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आप सभी से यहाँ पर इस वीडियो क्लास के माध्यम से। तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आपका जो लेसन है पदार्थों का पृथक्करण, अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें हेडिंग है कि पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है हमें। तो इसमें देखिए, किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से आवश्यकता होती है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करते हैं कि आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बात यह है कि कभी कभार जब हम किसी भी वस्तु का या किसी खाद्य या पेय पदार्थों का या किसी भी मिश्रण विलयन का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, तो उसमें कितने प्रकार की अशुद्धियाँ मिली हुई हैं। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए और अशुद्धियों को दूर करके उस पदार्थ को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने के लिए हम पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। जैसे विद्यार्थियों, एक उदाहरण के तौर पर देखें तो हम जो पानी आप पीते हैं तो उस जल में न जाने कितने प्रकार के जीवाणु उसमें होते हैं। अगर हम उस एक जल की बूंद को एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो आप इतने प्रकार के जीवाणु उसमें देखेंगे कि आप उस पानी को पीने की इच्छा भी नहीं करेंगे। परंतु ये जीवाणु हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते और हम वो जल को पी जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम डॉक्टर के पास अपने इलाज कराने के लिए कभी जाते हैं बुखार में या अन्य किसी बीमारी में, तो डॉक्टर हमें उबाल करके पानी को पीने का सलाह देता है। क्यों देता है? क्योंकि जब पानी को लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबाला जाता है या उससे कम ताप पर उबाला जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसमें जो बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं की संख्या होती है वह जो है उसमें नष्ट हो जाती है और जो शुद्ध पानी होता है वो हमें प्राप्त हो जाता है, साफ पानी प्राप्त होता है और वह हमारी बॉडी के लिए लाभदायक भी होता है। तो विद्यार्थियों, पृथक्करण करने की आवश्यकता क्यों है? इसीलिए हमें पृथक्करण की आवश्यकता है ताकि हम पदार्थों में व्याप्त अशुद्धियों को दूर करके उनका अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकें। दूसरी बात, कभी कभी ये ऐसा भी होता है कि इन पदार्थों में कुछ उपयोगी तत्व भी व्याप्त होते हैं, सम्मिलित होते हैं, तो उनको अलग करके उनका हम अलग से उपयोग कर सकते हैं। आइए, जैसे लाभदायक अवयवों को प्राप्त करने में कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को पृथक करने जिससे अलग उपयोगी आवश्यकता होती है। जैसे कि साधारण नमक का पृथक्करण करना, समुद्री जल से साधारण नमक को पृथक्करण करना, तो ये समुद्री जल को वाष्पित करके प्राप्त किया जाता है। आपको पता है कि समुद्र की जल की क्यारियाँ किनारे किनारे क्यारियाँ बना दी जाती हैं और इन क्यारियों में समुद्र का जल जब आता है वो लहर के रूप में तो इन क्यारियों में भर जाता है और भर जाने के बाद जब सूर्य अत्यधिक तेज तप्त होता है तो यह जल वाष्पित हो जाता है या इसमें मशीनों के द्वारा भी अब क्रियाएँ होने लगी हैं वाष्पीकरण की, तो उससे वाष्पित करके जल उड़ जाता है और जो खारापन यानी लवण होता है वो क्यारियों में भर जाता है। इसके पश्चात गहराई में पाया जाने वाला कच्चा तेल भी अनेक उपयोगी अवयवों का मिश्रण है। इसके पृथक्करण से अन्य पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल,
आदि हमें अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने के लिए प्राप्त होते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर कुछ ऐसे लाभदायक अवयव भी हमें पृथक्करण के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं, जिनसे हम हमारा दैनिक जीवन में संसाधनों की पूर्ति होती है और हम अपने कार्यों को करने में इन सभी का उपयोग करते हैं। अगली हेडिंग है शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आवश्यकता क्यों हुई, तो जो पदार्थ आज हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, इन पदार्थों से अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर लिया जाता है और वह शुद्ध पदार्थ हम अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करते हैं। दूसरा, मिश्रण के घटकों का अनुपात भी ज्ञात करने में, अर्थात कौन सी विलयन में किस पदार्थ की मात्रा कितने प्रतिशत है, कितना उसमें किस पदार्थ की मात्रा को मिला करके किस तरह का मिश्रण बनाया गया है। तो विलयन में मिलाए गए अवयवों का अनुपात अर्थात उनकी मात्रा को ज्ञात करने में भी हमें पृथक्करण की आवश्यकता होती है और उस पृथक्करण की क्रिया से हम उनके अनुपातों को अलग अलग करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप अगर चीनी और पानी का विलयन बनाएं, तो जैसे 1 गिलास पानी और 1 गिलास पानी में कितने चम्मच चीनी डाली है आपने, तो देखिए मिश्रण को इस प्रकार से बनाते हैं। अपने टेस्ट के आधार पर भी लोग बनाते हैं या अपनी ज़रूरत के आधार पर भी लोग मिश्रण बना लेते हैं, आवश्यक अवयवों को उसमें मिला लेते हैं। इसके बाद पृथक्करण की विधियों की बात करें आज हम, तो पृथक्करण की निम्नलिखित विधियाँ हैं जिन्हें हम अध्ययन करेंगे। नंबर 1, ठोस पदार्थों का पृथक्करण ठोस पदार्थों से। नंबर 1, फटकना और ओसाना। दूसरा है थ्रेसिंग। तीसरा बीनना, चालना, ऊर्ध्वपातन, तलछटीकरण या निथारना और छानना। छानने के पश्चात अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण के बाद घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने में वाष्पन और आसवन विधि और क्रिस्टलीकरण, ऐसी जो विधियां हैं ये आपकी पृथक्करण की विधियां कहलाती हैं। जिसमें अब हम बात करते हैं फटकना और ओसाना। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा हमारे घरों में हमारी जो माताएं बहनें हुआ करती हैं, वो गेहूं या चावल जो हुआ करते हैं, आप सूप को जानते हैं, सूप बांस का बना होता है। तो आपने देखा होगा कि उसमें वह गेहूं या चावल को पहले सूप में डालने के बाद फटकना शुरू करती हैं और फटकने के बाद उसको हल्की हल्की अशुद्धियों को फटकने से वह बाहर आ जाती हैं, फिर उनको हाथ से अलग कर देती हैं। इस विधि को फटकना कहते हैं और ओसाना कहते हैं। अब भी ऐसा क्यों करती हैं, तो इसमें क्या होते हैं, गेहूं या चावल में छोटे छोटे मिट्टी के कण, कंकड़, पत्थर आदि इसमें मिले हुए होते हैं। इन कंकड़ पत्थरों को हम अब उनसे अलग करके ही उनका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो इसलिए इस विधि का उपयोग हम गेहूं या चावल को साफ करने में करते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा किसान जो खलिहानों में, हमने पिछले वीडियो में भी एग्जाम्पल दिया था, किसान जो खलिहानों में जो आपका गेहूं या अनाज रखा जाता है, उसको बैलों से दाएं करा करके उसको तेज़ हवाओं में उड़ाता है, जिससे अनाज के दाने नीचे गिर जाते हैं और जो भूसा होता है वो हवा में उड़ करके एक दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। इस विधि को हम ओसाना कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये विधियां हैं, इनका आप अपने बुक से रीडिंग करें। रीडिंग करने के पश्चात कल पुनः आप सभी के सामने इन विधियों को डिस्क्राइब करने के लिए उपस्थित हूँगा। तब तक आप सभी के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में जुड़ने के लिए।